हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। एक लंबा समय बीत गया हमको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत किताबों को पढ़ते हुए। हमने 9th की सोशल साइंस को पढ़ना स्टार्ट किया था फ्रांसीसी क्रांति से, मतलब इतिहास किताब से। इसके बाद हमने भूगोल में भारत के आकार और स्थिति के बारे में जाना। फिर हमने पढ़ा लोकतंत्र के बारे में, वो मेडेल्टा लिंगदोह मैडम वगैरह। हमारी ये किताब अभी छूट गई थी और वो किताब कौन सी थी? अर्थशास्त्र। तो आज हम अर्थशास्त्र को जानेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था को समझेंगे। तो आप लोगों में से ऐसे लगभग जो इस वीडियो को देखते हैं, जो ई क्लासेस बाय मनीष सर को देखते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या में यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो 60 से 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते होंगे। बाकी के 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जो शहरों में रहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका जुड़ाव गांव से ज़रूर होगा। ठीक है ना? तो यदि आप लोग गांव से जुड़े हैं तो गांव की जो क्रिया विधि है, गांव में जो काम किए जाते हैं, उनसे भी आप वाकिफ़ होंगे। भाई गांव है तो सबसे पहला काम तो खेती ही होता होगा, और कुछ तो होता नहीं होगा ना। महत्वपूर्ण कार्य क्या होता होगा? खेती। खेती मतलब उत्पादन। खेती मतलब फसलों को उगाना। फसलों को उगाना मतलब फसलों का उत्पादन। दैट मीन्स संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो उत्पादन। तो खेती के अंतर्गत किसान क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। अच्छा, क्या आपने गांव में कभी नोटिस किया कि सारे लोग केवल फसल उत्पादन काम में ही लगे हैं? कुछ लोग ऐसे देखे क्या जो कुछ दूसरे काम कर रहे हों? देखे होंगे ना। कुछ लोग भैंस का दूध बेचते हैं भैंस लगाकर, कुछ लोग किराने की दुकान खोल के बैठे हैं, कुछ लोग ऑटो वगैरह चलाते हैं। तो ऐसे अलग अलग काम करते हैं जो खेती से जुड़े नहीं हैं। तो ये काम क्या कहलाएंगे? गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है ना? तो जो काम खेती से जुड़े हुए हैं वे कृषि क्रियाएं, और जो काम खेती से जुड़ी नहीं है वे कहलाती हैं गैर कृषि क्रियाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे कृषि क्रियाएं हों या चाहे गैर कृषि क्रियाएं हों, ये अंततोगत्वा उत्पादन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। और जहां उत्पादन जुड़ा है वहां अर्थव्यवस्था का काम जरूर होगा, अर्थशास्त्र का काम जरूर होगा। तो ऐसे ही एक काल्पनिक गांव है पालमपुर। उस पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से आपको एक गांव की अर्थव्यवस्था को समझाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से आज से शुरू की जा रही है। तो इस पालमपुर गांव की कहानी को हम 4 या 5 भागों में आपको समझाएंगे, जिसमें आज इस वीडियो में सबसे पहले हम पालमपुर गांव का परिचय आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि पालमपुर गांव क्या है, कहाँ है और इसकी कहानी क्या है। चलिए, कक्षा 9 पालमपुर की कहानी, और आज हम इसका केवल परिचय को समझेंगे, परिचय को जानेंगे। पालमपुर की कहानी। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना, और ऐसा करने के लिए हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी लेकर आए हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाओं में जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर होती हैं। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। पालमपुर गांव का परिचय आपने प्राप्त अभी नहीं किया है। उस गांव से आप परिचित हों उसके पहले आपको बता दें कि मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि यदि आप गांव से जुड़े हुए हैं तो गांव में आप लोग 2 तरह की क्रियाओं को होता देखते होंगे। उत्पादन की भी 2 तरह की क्रियाएं, एक कृषि उत्पादन और दूसरा गैर कृषि उत्पादन। तो फसलों का उत्पादन कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आता है, और जो गुड़ बनाना है, दुकानदारी करना है, डेयरी फार्म चलाना है, दूध निकाल कर उसको बेचने जाना है, ये गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? प्राकृतिक संसाधनों की ज़रूरत होगी, मानव प्रयासों की ज़रूरत होगी, मतलब श्रम की ज़रूरत होगी, पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो इन सारी चीज़ों को कैसे उपयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, आप पालमपुर गांव की कहानी को आगे पढ़ें, आगे समझें। उसके पहले हम आपको बता दें कि पालमपुर गांव
कहाँ स्थित है, उसकी सामाजिक संरचना क्या है और भौगोलिक स्थिति क्या है। चलिए परिचय शुरू करते हैं। पालमपुर जो गांव है वह अपने आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। ये जो आपको सड़क दिख रही है ये उसके अगले गांव तक जाती है। एक बड़ा गांव है रायगंज, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क रायगंज को जोड़ती है। मतलब ये जो सड़क पालमपुर से निकली है, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर मौसम में यह सड़क चालू रहती है और रायगंज को तो जोड़ती ही है, साथ में रायगंज से आगे एक और छोटा कस्बा है शाहपुर, उसको भी जोड़ती है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर कौन सा गांव है, रायगंज है। थोड़ा बड़ा गांव है ये। और रायगंज से थोड़ा आगे कस्बा बस्ती है शाहपुर। तो रायगंज और शाहपुर तक पालमपुर से जो सड़क बनी हुई है वह 12मासी सड़क है। 12 महीने वहाँ पर आवागमन होता रहता है। इस सड़क पर गुड़ एवं अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियों को हम आते जाते देखते हैं। बैलगाड़ियों के साथ साथ भैंसा बग्घी भी इस सड़क पर चलती हुई हमको दिखती है। बैलगाड़ी और भैंसा बग्घी के अलावा आधुनिक समय के बहुत सारे वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी इस सड़क पर चलते हुए हमको दिखाई दे जाते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। कितने परिवार रहते हैं? 450। जब मैं पालमपुर गांव की इस कहानी को आपको बताऊं तो आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव की आप कल्पना कर सकते हैं, या यदि आप गांव के रहने वाले नहीं हैं तो जिस गांव को जानते हैं उस गांव के बारे में आप सोच सकते हैं और उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो पालमपुर नाम का जो गांव है वहाँ पर अलग अलग जातियों के कुल कितने परिवार निवास करते हैं? 450 परिवार। इस गांव में अधिकांश भूमि का जो स्वामी है वह उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब गांव में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन में सबसे ज़्यादा ज़मीनें उच्च जाति के 80 लोगों के पास में हैं। उनके मकान बहुत बड़े हैं एवं ईंट तथा सीमेंट के बने हुए हैं। मतलब जिन लोगों के पास में ज़मीनें हैं उनके मकान बड़े हैं और पक्की ईंटों के और सीमेंट के बने हुए हैं। जबकि अनुसूचित जाति मतलब दलित वर्ग के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 450 परिवारों की। उन 450 परिवारों में 1/3 अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। मतलब कितने हो गए? 450 का 1/3, मतलब 450 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 150। मतलब पालमपुर गांव में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 150 परिवार रहते हैं। ये परिवार उस गांव के एक छोटे से कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं और ये घर कुछ मिट्टी के और कुछ घास फूस के बने हुए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई गांव की स्थिति, कि गांव रायगंज से जुड़ा है, रायगंज आगे चल के शाहपुर से जुड़ा है। गांव में 450 परिवार हैं। 450 परिवारों में 150 परिवार अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। 80 के लगभग परिवार उच्च जाति के हैं जिनके पास पक्के मकान हैं। ये चीज़ आप समझ गए। आगे देखते हैं। पालमपुर के अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में भी सभी लोग नलकूप बिजली से ही चलाते हैं और इसका मतलब बिजली का उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे गेहूं पिसाने के लिए या अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए। टीवी, फ्रिज, कूलर, इसके लिए भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? पालमपुर में। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक बॉयज़ प्राइमरी स्कूल पालमपुर और एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पालमपुर। साथ में ही वहाँ पर एक हाई स्कूल भी है, हाई स्कूल पालमपुर। इसके साथ साथ पालमपुर गांव में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब सरकारी अस्पताल भी है, छोटा है वो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और एक प्राइवेट दवाखाना भी है, निजी औषधालय भी है, जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस तरह से एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती ही उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें हम गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में
कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। तो इस प्रकार ये जो पालमपुर नाम का एक काल्पनिक गांव इस कहानी में सोचा गया है, बताया गया है, इस गांव की कहानी के माध्यम से आपको भारत के विभिन्न गांवों की, आप किसी भी गांव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। आपको ये जानकारी है ही कि भारत के गांवों में खेती जो है वह उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। मतलब उत्पादन की प्रमुख गतिविधि मतलब फसल उगाई जाती, वहाँ हर प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, राहर, गेहूँ, चना वगैरह वगैरह यहाँ पर उगाई जाती। मतलब गाँव में जो है उत्पादन की सबसे प्रमुख गतिविधि होती है खेती। इसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में चर्चा किया था कि खेती को अगर हम उत्पादन की प्रमुख गतिविधि मानते हैं तो खेती को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा भी गाँव में उत्पादन की अन्य छोटी छोटी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे गुड़ बनाना, ईंट बनाना, मटके तैयार करना, सूत काटना, इस तरह की चीज़ें भी गाँव में होती हैं। कोई छोटा मोटा कंप्यूटर सेंटर भी होता है, दुकानदारी भी की जाती है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ खेती से हटकर, ये कहलाती हैं गैर कृषि क्रियाएँ। क्या कहलाती हैं? गैर कृषि क्रियाएँ। तो इस कहानी में सबसे पहले हम उत्पादन की प्रमुख गतिविधि मतलब कृषि क्रियाओं को समझेंगे और इसके बाद हम अंतिम वीडियो में जाकर के गैर कृषि क्रियाओं के बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं उत्पादन के संगठन को। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे उत्पादन का संगठन, पहली आवश्यकता होती है भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन, दूसरी आवश्यकता होती है श्रम, तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी और चौथी एवं अंतिम आवश्यकता होती है मानव पूंजी। अब जैसा कि पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि उत्पादन का उद्देश्य होता है वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करना। वस्तुओं का उत्पादन तो समझ में आया आपको कि वस्तुओं का उत्पादन मतलब अगर कृषि क्रियाएं हो रही हैं तो फसलों का उत्पादन हो रहा है, गैर कृषि क्रियाएं हैं तो गुड़ का उत्पादन हो रहा है, ईंटों का उत्पादन हो रहा है, सूत का उत्पादन हो रहा है, कॉटन के माध्यम से कपड़े बना रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई गैर कृषि क्रियाओं का उत्पादन। अब सेवाओं के उत्पादन को अगर हम समझें तो क्या होगा? सेवाओं का उत्पादन मतलब यदि गुड़ बनाने का काम हो रहा है तो वहाँ पर मानव श्रम लगेगा कि नहीं लगेगा? कि गुड़ अपने आप जादू से बन जाएगा? नहीं ना। तो जब गुड़ बनाने के लिए हम उत्पादन इकाई डालेंगे तो वहाँ पर सेवाओं का उत्पादन अपने आप हो गया। क्या हुआ? गुड़ में गुड़ पेरने के लिए व्यक्ति चाहिए, सेवाओं का उत्पादन हुआ। तो सेवा का उत्पादन जब हुआ तो उस उत्पादन के उपभोग के लिए कौन व्यक्ति आया? गुड़ पेरने वाला श्रमिक आ गया। कंप्यूटर सेंटर हमने डाला तो कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी सेवा का उत्पादन हुआ। जब उस सेवा का उत्पादन हुआ तो सेवा के उस उत्पादित सेवा के उपभोग के लिए कौन गया? कंप्यूटर ऑपरेटर गया। बदले में उसको पैसा मिलेगा या अन्य सामग्री मिल सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन करना या सेवाओं का उत्पादन करना। तो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको। तो ये उत्पादन में मेन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो 4 चीज़ कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है श्रम, मानव श्रम, तीसरा होता है भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी। चलिए हम इनको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। ये चीज़ समझ में आ गई ना कि किसी भी उत्पादन इकाई के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है भूमि। क्यों होती है भैया भूमि? यदि आपको फसल उगाना है तो हवा में तो उगाएंगे नहीं, आपको पहली आवश्यकता क्या होगी? ज़मीन चाहिए बोने के लिए, बखरने के लिए। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी चाहिए सिंचाई के लिए। वन प्रमुख उत्पादन की इकाई है। उत्पादन में यदि हम ईंट का उत्पादन कर रहे हैं तो भी हमको ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए। यदि हम किसी कंप्यूटर सेंटर में सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर भूमि की क्या आवश्यकता? तो भैया भवन कहाँ बनाओगे आप, मकान कहाँ बनाओगे आप जहाँ पे कंप्यूटर सेंटर स्थापित करना है? तो मतलब किसी भी उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी? भूमि होगी। और इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, वन,
खनिज इत्यादि। फिर हम बात करते हैं दूसरी आवश्यकता की। तो दूसरी आवश्यकता क्या होती है? श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। तो कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो दो तरह के श्रमिक हो गए। उत्पादन के लिए पहली जो आवश्यकता थी वो भूमि और प्राकृतिक संसाधन थे। अब दूसरी आवश्यकता क्या हुई? श्रम। श्रम मतलब कुछ पढ़े लिखे लोगों का श्रम चाहिए, जैसे कंप्यूटर चलाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर, कॉल सेंटर पर कॉल करने के लिए कॉल सेंटर कॉल ऑपरेटर, इसके अलावा सर्वे करने के लिए सर्वेयर। ये जो हो गए पढ़े लिखे लोग। लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, जैसे गाय का दोहना, डेयरी फार्म के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इस तरह से लोहे को पीटने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, घरों की पुताई करने के लिए, इसके लिए हमको शारीरिक श्रम की ज़रूरत होगी। मतलब प्रत्येक श्रमिक, चाहे वह पढ़ा लिखा हो चाहे वह गैर पढ़ा लिखा हो, अपने तरफ से आवश्यक श्रम प्रदान करता है। किसमें? उत्पादन प्रक्रिया में। तीसरा मुख्य बिंदु है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कई तरह के आगतों की अपेक्षा होती है। अब क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि औजार, मशीन एवं भवन एक तरह का आगत है, एक तरह की मद है, और दूसरा कच्चा माल तथा नगद मुद्रा दूसरे तरह की मद या आगत है। इसको हम आगे समझते हैं अलग अलग। तो पहला है भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन और भवन। तो औजारों, मशीनों और भवनों में क्या होता है? अत्यंत साधारण किस्म के औजार जैसे किसान का हल, और किसान के हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। तो औजारों, मशीनों एवं भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। तो जो चीज़ें लंबे समय तक उपयोग में लाई जाएं वे कहलाती हैं स्थायी पूंजी। ठीक है ना? जो वस्तुएं लंबे समय तक उपयोग में लाई जाएं वे कहलाती हैं स्थायी पूंजी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर है, मशीन है, मकान है, ये सारी चीज़ें कहलाएंगी स्थायी पूंजी। मतलब ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगी और हर साल बार बार उपयोग में आती रहेंगी। इसके विपरीत कच्चा माल एवं नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल को खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होगी। तो कच्चा माल और नगद पैसों को बोलेंगे कार्यशील पूंजी। ये क्या होती हैं? औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न होती हैं और उत्पादन क्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाती हैं। उत्पादन के दौरान जिन चार मूल चीज़ों की आवश्यकता होती है उनमें भूमि तो आपको समझ में आ गई, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन। दूसरे नंबर पे आता है श्रम। श्रम भी समझ में आ गया कि कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग तरह का श्रम है और कुछ गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग तरह का श्रम है। अल्टीमेटली दोनों ही लोग श्रम प्रदान करते हैं। तीसरी जो चीज़ निकल कर आई वो है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी के दो भाग हैं। पहला है औजार, मशीन और भवन। तो ये क्या है? स्थायी पूंजी है। अच्छा, इनको स्थायी पूंजी क्यों बोल रहे हैं? स्थायी पूंजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्थायी हैं, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, बार बार साल दर साल इनका उपयोग होता रहता है। लेकिन कुछ अस्थायी पूंजी हैं जैसे कच्चा माल और नगद मुद्रा। भाई नगद मुद्रा, कोई भी माल खरीदा, मुद्रा ख़त्म। कच्चा माल मतलब कपास, कपड़े बनाने के लिए बुनकर कपास लेके आया, एक बार कपड़ा बना, कपास ख़त्म। कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेके आया, घड़े बने, मिट्टी ख़त्म। मतलब जिस चीज़ का उपयोग एक बार हो जाए, उत्पादन क्रिया के दौरान एक बार उपयोग में आई और समाप्त हो गई, वे कहलाती हैं कार्यशील पूंजी। तो भौतिक पूंजी के दो भाग हो गए। पहला स्थायी पूंजी, वे पूंजी जो लंबे समय तक काम करती हैं, औजार, मशीन, भवन आदि। और वे पूंजी जो एक बार उपयोग होने के बाद नष्ट हो जाएं, जैसे कच्चा माल, रुपया, पैसा आदि, वे कहलाती हैं कार्यशील पूंजी। समझ में आ गया ना?
अब एक चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी, चलिए उसको और समझ लें। एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपयोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने का ज्ञान और उद्यम की ज़रूरत पड़ती है। इसको ही बोलते हैं मानव पूंजी। तो आप लोगों ने देखा कि उत्पादन के संगठन में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, 1, 2, 3 और यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी चौथी चीज़ की। तो ये जो चौथी चीज़ है ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1 मतलब भूमि, 2 मतलब श्रम और 3 मतलब भौतिक पूंजी। इन तीनों का सम्मिलित रूप से उपयोग करने के लिए ज्ञान और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। वो उद्यम क्या कहलाता है? मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। मतलब भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को समन्वित कर लिया, एकत्रित कर लिया और इसका उपयोग उत्पादन के संगठन में किया जाए, यह कहलाती है मानव पूंजी। समझ में आ गया ना आपको? तो उत्पादन के संगठन के 4 प्रमुख आवश्यक चीज़ें हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। उत्पादन जो है वह भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो भौतिक पूंजी को केवल पूंजी शब्द से संबोधित करेंगे। तो उत्पादन में जो प्रमुख 3 कारक हैं, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, ये तीनों संयोजित होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम उत्पादन के कारक। अब परीक्षा में आपसे मान लो पूछा जाता है तो उत्पादन के कारक क्या है, तो आप क्या बताओगे? भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, ये उत्पादन के प्रमुख कारक होते हैं। भूमि, श्रम और पूंजी, पूंजी के अंतर्गत क्या आ गया? भूमि, श्रम और पूंजी, पूंजी मतलब भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इन चीज़ों को संयोजित करने के बाद में उत्पादन संगठित होता है और इसी चीज़ को बोलते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक किसको बोलेंगे? भूमि, श्रम और पूंजी। पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ गई? भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो अब अगर आपको एग्जाम में कोई पूछता है कि उत्पादन के कारक क्या क्या हैं, तो आप निसंकोच होकर बता सकते हैं कि उत्पादन जो है वह भूमि, श्रम और पूंजी से मिलकर संयोजित होता है और यही उत्पादन के कारक होते हैं। मतलब भूमि, श्रम और पूंजी जो है वे उत्पादन के कारक कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें हम उत्पादन के जो प्रथम 3 कारक हैं उनको और विस्तार से समझेंगे, लेकिन हम भौतिक पूंजी शब्द का इस्तेमाल बार बार नहीं करेंगे, उसकी जगह पर केवल पूंजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पालमपुर की कहानी के अंतर्गत पहला वीडियो जो पालमपुर का परिचय आपसे कराता है, उसके अंतर्गत बताए गए कंटेंट को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बारी है प्रश्नों को हल करने की। चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गैर कृषि क्रियाएं किन्हें कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से मद आते हैं? प्रश्न क्रमांक 3, उत्पादन के प्रमुख आवश्यक घटक क्या क्या हैं? प्रश्न क्रमांक 4, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। और अंतिम प्रश्न है, उत्पादन में मानव पूंजी का क्या महत्व है? तो इस प्रकार पालमपुर की कहानी का यह पहला एपिसोड, मतलब यह पहला वीडियो आपके सामने बताया गया, आपके सामने लाया गया, जिसको देखने के बाद आप इन प्रश्नों का हल अपनी कॉपी में लिखेंगे। और यदि आपको इसकी विषय वस्तु पर किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है समझने में, तो या तो आप अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से आप चर्चा करके कन्फ्यूज़न दूर कर लें, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो एज़ यूजुअल कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं या तो कमेंट में ही जवाब देकर उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, कोई छोटा जवाब होगा तो, या फिर हम आगे चल करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वीडियो के माध्यम से आपका कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।